ब्रह्मांड और इसमें पनपने वाले जीवन के रहस्यों को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। कैसे इस ब्रह्मांड के अनकॉन्शियस एटम्स मिलकर एक कॉन्शियस जीव को जन्म देते हैं, या कॉन्शियसनेस हर एक एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि पास्ट में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स दोहराए गए हैं जिनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अपना बिहेवियर चेंज करते देखा गया है। लाइट भी ड्यूलिस्टिक नेचर के साथ अपने बिहेवियर को चेंज करती रहती है। तो क्या ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कॉन्शियस है, या फिर हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड को बदल देती है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड में जीव का जन्म ना होकर जीव में ब्रह्मांड का जन्म होता है? तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड को प्रोजेक्ट कर रही है, और क्या हम सबके ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं? और क्या जब हम एक एक करके मरते हैं तो ये अलग अलग ब्रह्मांड भी मरते जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 69 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कॉन्शियसनेस पर प्रोमिनेंट क्वांटम फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर जी और भारतीय इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स आचार्य पतंजलि जी की थ्योरीज को कंपेयर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड में क्या कनेक्शन है। क्या कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड का हिस्सा है या फिर किसी अलग डायमेंशन की बात है? तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को, आपको या फिर आपके किसी दोस्त को या आपके बच्चों को संस्कृत भाषा सीखनी है तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे शिक्षणम ऐप पर एक निपुण संस्कृताचार्य प्रत्येक शनिवार और रविवार संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं। ये सभी की सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड हैं और आपको आजीवन उपलब्ध रहेंगी। और आपके अगर कोई प्रश्न भी होते हैं तो उसका बीच बीच में लाइव सेशन लेकर हमारे आचार्य उन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। और साथ में सभी लर्नर्स की एक कम्युनिटी भी है और एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं। हमारे आचार्य जी बेंगलोर के पेजावर मठ से गुरुकुल पद्धति से 12 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किए हैं और संस्कृत के प्रचार प्रसार में अभी कार्यरत हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत शुभ अवसर है अगर आपको संस्कृत सीखनी है, क्योंकि संस्कृत सीखेंगे तो संस्कृत के जो भी ज्ञान भंडार है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, और बिना संस्कृत सीखे ज्ञान भंडार हमारे ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और गलत इंटरप्रेट होते रहेंगे। इसलिए शुभ अवसर है, आप संस्कृत सीखिए। हमारे शिक्षणम ऐप पर फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप उनको देखकर जज कर सकते हैं कि आचार्य जी आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आज आप ही कोर्स में इनरोल करें। संस्कृत भाषा प्रज्ञा कोर्स का नाम है, और ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आप इस संस्कृत भाषा के कोर्स का लाभ उठाएं, संस्कृत सीखिए, क्योंकि संस्कृत से ही होगा। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को कब जाकर ये लगा कि हमारा ब्रह्मांड या हमारी दुनिया हमसे चलती है, ना कि हम ब्रह्मांड से। साथियों, एटम्स को समझने के लिए अभी तक की सबसे सफल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स रही है। इस थ्योरी की ही बदौलत चाहे टेक्नीशियंस हो, केमिस्ट हो या फिजिसिस्ट हो, एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की इस थ्योरी ने बहुत ढेर सारे मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी जन्म दिया है, जिनको समय समय पर सुधारा गया। और इसी में द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को काउंटर करने के लिए एरविन श्रोडिंगर जी ने फेमस श्रोडिंगर्स कैट का थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। तो दोस्तों, आइए इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साथियों, आपने नील्स बोर जी का नाम सुना होगा। इन्होंने भी एटम को समझने के लिए एक थ्योरी दी थी, जिसे हम बोर थ्योरी कहते हैं। इनके एटॉमिक मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी की अलग अलग स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स एनर्जी के जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं इनमें आगे पीछे जंप कर सकते हैं। अब इस थ्योरी ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, पर एक नई प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया था। प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हुई थी? इसके पहले जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड जी का था। उनके अनुसार एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके चारों ओर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि वो जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, जो फिजिक्स न्यूटन ने दी थी, उनके अनुसार अगर कोई वस्तु किसी चीज के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगी और एक समय जाकर उसमें वो गिर जाएगी। तो वो इस बात को नहीं समझा पा रहे थे रदरफोर्ड जी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके क्यों नहीं न्यूक्लियस में गिर जा रहा है। और इसी बात को बोर मॉडल ने, जो नील्स बोर जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसने सॉल्व किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड मिनिमल एनर्जी वाले कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उनमें हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई इस मॉडल से, लेकिन जो नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन फिर मूवमेंट केवल फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही कर सकते हैं, यानी उनके बीच की जो जगह है, जो दूसरी एनर्जीज के ऑर्बिट्स हैं, उनमें वो नहीं जा सकते। और ये क्लासिकल फिजिक्स के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि आप कैसे किसी चीज को किसी चीज में फंसा के रख सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि कोई भी वस्तु स्पेस टाइम में कहीं भी जा सकती है, एक समय
पर एक जगह पर कहीं पर भी रह सकती है। लेकिन इस मॉडल से ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पर ही रह सकते हैं, उनके बीच में नहीं रह सकते हैं, और ये क्लासिकल फिजिक्स के विरुद्ध जा रहा था। और इसी के बाद 1927 में डेविसन और जर्मर जी ने यंग्स का जो फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने लाइट के साथ किया था और प्रूफ किया था कि लाइट वेव है, उसी को इलेक्ट्रॉन के साथ दोहराया और पाया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के साथ साथ वेव भी है। और इसी के बाद न केवल फोटोन यानी कि लाइट, बल्कि इलेक्ट्रॉन और दूसरे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन पर यह एक्सपेरिमेंट दोहराया गया और पाया गया कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखते हैं। तो बोर मॉडल में जो हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं पार्टिकल की तरह, वो वेव भी हो सकते थे। लेकिन इसमें अब ये कैच है कि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया तो यहाँ पर एक चीज और की गई। जब डिटेक्टर लगाया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज मोशन को डिटेक्ट किया गया कि कहां से वो कैसे जा रहा है, उसकी मोशन को ट्रैक किया गया, तब उसका पार्टिकल नेचर निकल के आया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जब हम डिटेक्ट करते हैं, जब हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। जब हम मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल एक से ज्यादा स्टेट में रहता है, और जब हम मेजर या ऑब्जर्व करते हैं तो अपनी सारी स्टेट्स में से किसी एक स्टेट को चुनकर हमारे सामने आ जाता है। और यहीं से दी कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन आया कि जो भी पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल, वो हमारे ऑब्जर्वेशन पर अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनसे बनी हुई ये दुनिया भी हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ चेंज होती रहती है। और यहीं से कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारे ऑब्जर्वेशन से ये ब्रह्मांड चेंज हो रहा है, ना कि हम ब्रह्मांड से। और चूंकि नील्स बोर जी का जो ये इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में था, इसीलिए उस वक्त जो 1925 से 1927 के बीच जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये जो थॉट आगे आया, इसको द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाने लगा। और इसी के बाद बहुत ढेर सारे फिलोसोफर्स और रिलीजन्स, खासकर ईस्टर्न रिलीजन्स, यहाँ पर माया का कॉन्सेप्ट है कि इस जगत को माया ने बनाया है, तो इसकी बात होने लगी। और यहीं पर वैज्ञानिकों को नहीं समझ आ रहा था कि कैसे ब्रह्मांड इनडिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, कैसे चीजें अपने आप कहीं भी कुछ भी हो रहा है। अगर साइंस में ऐसा होने लगेगा कि कुछ भी कहीं भी होने लगेगा, तो फिर हम क्वांटिटीज को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे और फिर साइंस फेल कर जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों को भी चिंता सताने लगी और इसीलिए एरविन श्रोडिंगर जी ने श्रोडिंगर्स कैट करके एक थॉट एक्सपेरिमेंट को सबके सामने रखा। उन्होंने समझाया कि जरूर सब एटॉमिक लेवल पर एटम्स से छोटी दुनिया में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में सुपर इम्पोज्ड होते हैं, लेकिन जब मेजर और ऑब्जर्व किए जाते हैं तो एक स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा बड़ी दुनिया में भी हो रहा है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके साथ हो रहा है, उन्होंने इस दुनिया को बनाया इसलिए दुनिया के भी साथ हो रहा है, वो इस बात से नाखुश थे। क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटम इंटेंगलमेंट का भी कॉन्सेप्ट है कि जो भी पार्टिकल्स हैं इस दुनिया के, वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं। और वो इसी बात को समझाना चाह रहे थे कि ये ब्रह्मांड हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारे ऑब्जर्वेशन से नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने इस थॉट एक्सपेरिमेंट को किया। इसमें उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें आप एक जिंदा बिल्ली को रख दीजिए, उसके साथ साथ उसी बॉक्स के अंदर आप एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दीजिए। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये हर घंटे मान लीजिए एक एटम को डिके करता है, और इस डिके करने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी एक घंटे में वो डिके करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर एक गाइगर मीटर लगा दिया कि अगर डिके हो तो वो उसको डिटेक्ट कर ले, और जैसे ही डिटेक्ट कर ले तो फिर एक वो पॉइजनस गैस छोड़ दे और बिल्ली को मार दे। अब ये पूरा जो इंतजाम है इसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया गया। 1 घंटे हो गए, अब श्रोडिंगर जी वहां गए। अब जब तक बॉक्स नहीं खुला है तो 2 प्रोबेबिलिटीज हैं कि या तो वो एटम डिके हुआ होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और पॉइजनस गैस छूटी होगी और बिल्ली मर गई होगी, और या तो वो एटम डिके नहीं हुआ होगा इसलिए डिटेक्ट भी नहीं हुआ और कोई पॉइजनस गैस नहीं लीक हुई जिसकी वजह से बिल्ली जिंदा होगी। तो चूंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो एटम, तो वो अपनी स्टेट्स में सुपर इम्पोज्ड है, डिके होगा कि नहीं होगा। लेकिन चूंकि उससे क्या जुड़ा हुआ है, गाइगर मीटर, तो गाइगर मीटर भी उससे इंटेंगल्ड है, तो गाइगर मीटर की भी जो डिटेक्शन है वो भी सुपर इम्पोज्ड हो गया। वो सुपर इम्पोज्ड हो गया कि वो डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और उससे जुड़ा हुआ है पॉइजनस गैस, तो पॉइजनस गैस निकली है या नहीं निकली है, ये भी स्टेट सुपर इम्पोज्ड हो गई। और उससे जुड़ी हुई है जिंदगी बिल्ली की, तो बिल्ली जिंदा है कि नहीं जिंदा है वो भी सुपर इम्पोज्ड हो गई। तो एक तरह से देखा जाए बिल्ली जिंदा है या नहीं जिंदा है इसको सुपर इम्पोज्ड मानना पड़ेगा, और अगर हम इसको सुपर इम्पोज मानेंगे तो एक बिल्ली
एक ही समय पे या तो जिंदा है या तो मरी हुई है ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि हम नहीं मान सकते। और यही श्रोडिंगर जी समझाना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ हो रहा है वो माइक्रो लेवल पे इस दुनिया पे उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है। अगर कोई ऐसा सिस्टम होता कि जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड ना होते, इंटेंगल्ड का मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल से हम दूसरे पार्टिकल को डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी स्टेट को। अगर इसकी स्टेट पता चल गई, इसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई, तो दूसरे की पता चल जाएगी। जैसे अगर एटम डिके होगा तो बिल्ली मर जाएगी, तो ये क्या है, इंटेंगल्ड है। तो ये पूरा यूनिवर्स इस तरह से इंटेंगल्ड है। अगर आपको मानना भी है कि बिल्ली मरी भी है और जिंदा भी है, इस तरह की दोनों कंडीशन सुपर इम्पोज्ड है, तो वो दो यूनिवर्स सुपर इम्पोज्ड है। यानी अगर बिल्ली मरी हुई है, अगर हमने देखा बॉक्स खोल के, तो अगर कहीं जिंदा है तो कोई और यूनिवर्स होगा, वो कोई और रियलिटी होगी। इस सिंगल रियलिटी में, सिंगल यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्ली मरी भी हो और जिंदा भी हो। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से श्रोडिंगर जी ये समझाना चाहते थे कि आपकी कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही वो एटम जब तक सब एटॉमिक लेवल पे था, जब तक अपने अंदर था, तो बहुत ढेर सारी स्टेट्स में सुपर इम्पोज था। लेकिन जैसे ही बाहर आया, जैसे ही इन्वायरमेंट के साथ उसने इंटरेक्ट किया, तो वो इंटेंगल्ड हो गया, जिसकी वजह से उसने एक रियलिटी को चुन लिया जो हमारे यूनिवर्स की रियलिटी है। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स इंटेंगल्ड है, सब रियलिटी एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका को नहीं देख रहा हूं तो अमेरिका नहीं है, अमेरिका है। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो दूसरे लोगों के लिए अमेरिका रहेगा। इसलिए मेरी कॉन्शियसनेस से जगत का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस इस जगत की रियलिटी से, सबकी कॉन्शियसनेस इस जगत की रियलिटी से बंधी हुई है, इंटेंगल्ड है। और कुछ यही मानना था महर्षि पतंजलि जी का, जिन्होंने अपने योग सूत्र में विभूतिपाद और कैवल्यपाद में बहुत ढेर सारी चीजों की बात की है। चित्त और चेतना पर कई ढेर सारे सूत्र दिए हैं। तो अब हम पतंजलि जी के योग सूत्र में चलेंगे और विभूतिपाद और कैवल्यपाद, विशेषकर कैवल्यपाद में हम चित्त और चेतना को समझेंगे और कैसे उन्होंने भी समझाया है कि हमारे चित्त से ये जगत कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि चित्त, मेरा चित्त अगर मर भी जाए तो दूसरे के चित्त के लिए ये ब्रह्मांड बना रहता है। साथियों, महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन भारतीय इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट फिलॉसफीज है, और उनके द्वारा रचित जो योग सूत्र पुस्तक है उसमें कोई योग आसन नहीं दिया गया है जो हम व्यायाम करते हैं, बल्कि उस पुस्तक में बताया गया है कि हम इस ब्रह्मांड से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड में तो घुस गए हैं, पर इस ब्रह्मांड से बाहर कैसे निकलना है। और अगर आप इस पुस्तक को मुख्यतः देखेंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जिसे इस पुस्तक में पुरुष कहा गया है या चेतना कहा गया है, और फिर जो दूसरा तत्व है हमारा माइंड, जिसे इस पुस्तक में चित्त कहा गया है, और फिर तीसरा जो एलिमेंट है यूनिवर्स, यानी कि ये जो जगत है, इन तीनों में क्या संबंध होता है ये स्थापित किया गया है, और फिर आपको दुखों से निवारण का उपाय बताया गया है। ये योग सूत्र पुस्तक 4 भाग में है। पहले भाग को समाधिपाद कहते हैं, दूसरे को साधनपाद, तीसरे को विभूतिपाद और चौथे को कैवल्यपाद। तो समाधिपाद में आपको समाधियों के बारे में बताया गया है, साधनपाद में वो साधन आपको बताया गया है जिनसे आप समाधि लगा सकते हैं, उसके बाद विभूतिपाद में समाधियों से आपको कौन कौन सी दिव्य शक्तियां मिलती हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि हमारे सबसे बड़े योगी हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थीं। और फिर उसके बाद अंतिम पाद, यानी कि जो हमारा कैवल्यपाद है, उसमें आपको मोक्ष यानी इस ब्रह्मांड से फाइनली कैसे मुक्ति मिलेगी, इसको समझाया गया है। अब इस पुस्तक में 3 चीज जो मैंने बताई, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस और माइंड, इनको एक क्रम में रखा गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपका माइंड है, जिसे यहाँ पर चित्त कहा गया है, वो बीच में रहता है, उसके एक तरफ यूनिवर्स है और दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस है, यानी एक तरफ जो है जगत है और दूसरी तरफ चेतना या पुरुष है। अब यहाँ पर पतंजलि जी ने ये भी बताया है कि जो आपका माइंड है, जो चित्त है, वो एक समय में किसी एक के ही साथ रह सकता है। अगर वो यूनिवर्स को समझने चला गया तो फिर वो कॉन्शियसनेस को कभी नहीं समझ पाएगा, और जब उसको कॉन्शियसनेस को समझना है तो उसे यूनिवर्स छोड़ना पड़ेगा। एक समय में वो दोनों तरफ नहीं रह सकता, जिसका अर्थ है कि कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, ब्रह्मांड से अलग है, और वो माइंड के माध्यम से, माइंड एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, चित्त हमारा, उसके माध्यम से ब्रह्मांड के अलग अलग रूपों को अनुभव कर रहा है। लेकिन इसी के साथ कैवल्यपाद के 14वें योग सूत्र में कहते हैं, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, यानी ब्रह्मांड में दिखने वाली अलग अलग वस्तुएं इसेंशियली एक ही हैं, उनमें एकत्व का भाव है। सभी की सभी वस्तुओं को एक तत्व माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि परिणाम एकत्वात्, यानी जो वस्तुएं हमें परिणाम के रूप में मिली हैं इस ब्रह्मांड में, उन सभी में सत, रज, तम, ये 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों के डिफरेंट अनुपात में ये वस्तुएं बनती हैं। तो चूंकि
परिणाम में एकता है सतरज स्तंभ की उपस्थिति से, इसी वजह से सभी वस्तुओं को एक तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें ये अलग अलग दिखती हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है, चित्त है, ये अहंकार तत्व से बना है। इसलिए माइंड या चित्त के संपर्क में आने पर वस्तुएं अपने अलग अलग रूपों को, कॉन्शियसनेस को अनुभव कराती हैं। और जब पतंजलि जी ऐसा बता रहे थे तो एक शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि अगर माइंड के संपर्क में आने पर एक ही वस्तु अलग अलग रूपों में धारण हो रही है, अलग अलग रूपों में कॉन्शियसनेस को अनुभव हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइंड ही वस्तुओं का निर्माण करता हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस शिष्य का जो प्रश्न है वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो मैंने बताया है, ये दोनों एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं कि कहीं हमारी कॉन्शियसनेस या हमारा माइंड इस पूरी रियलिटी का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हुए महर्षि पतंजलि जी कैवल्यपाद के 16वें योग सूत्र में कहते हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। इसका अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु किसी एक चित्त यानी कि माइंड से नियंत्रित नहीं होती। अगर ऐसा होगा तो अगर वो चित्त अस्तित्व में ना रहे तो उस वस्तु का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इंडिविजुअल मृत्यु से, हमारे चित्त के अस्तित्व के ना रहने से भी वस्तु बनी रहती है। अगर ये माइक यहाँ पर है और मैं मर भी जाऊं तो ये माइक दूसरों के लिए भी बना रहेगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा समझाया। और जब चित्त का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि चित्त के ही माध्यम से, चित्त ही वो टूल है जिसके माध्यम से इस जगत को कॉन्शियसनेस समझती है। इसलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स से डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है, चित्त के माध्यम से अटैच्ड है, इसलिए यूनिवर्स को वो चेंज नहीं कर सकती। तो ब्रह्मांड में जो चेंज होते हैं वो कौन करता है? तो उसके लिए आप सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड में चेंज मूल प्रकृति करती है। तो दो तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन थ्योरी है, योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। तो दो तत्व जो माने गए हैं, एक मूल प्रकृति और दूसरा पुरुष, तो दोनों को अलग रखा गया है। यानी पुरुष जो है कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्मांड से, जो मूल प्रकृति से आता है, उनसे अलग है। दोनों के संयोग से चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में कोई चेंज खुद से करती है। इसमें फिर किसी शिष्य ने एक प्रश्न कर लिया कि अगर जगत कॉन्शियसनेस से अलग है और जगत का अलग अस्तित्व है, सतत है, तो हम क्यों कहते हैं कि जगत मिथ्या है? तो पतंजलि जी का यहाँ पर उत्तर है कि जगत मिथ्या है, लेकिन भाव के स्तर पर, फिजिकल या भौतिक स्तर पर नहीं। भाव के स्तर पर इसलिए मिथ्या है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ करें या ना करें, काल क्रम में उसका कोई वजूद या उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए भाव के लिए हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है। लेकिन भौतिक स्तर पर देखेंगे तो जगत का एक अस्तित्व है, जगत की एक ट्रू रियलिटी हम महसूस करते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जैसे एरविन श्रोडिंगर जी बोलना चाहते थे कि इस यूनिवर्स की सभी चीजें इंटेंगल्ड हैं, इसलिए हमारे कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से चेंज नहीं होती। तो वही चीज आज से 2500 साल पहले पतंजलि जी भी कह रहे हैं कि हमारे चित्त से, हमारी कॉन्शियसनेस से ब्रह्मांड की वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण मूल प्रकृति से होता है, सत रज तम गुणों से होता है। और जब हमारा माइंड, जो चित्त है, जो यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस के बीच में है, वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है, तो कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाता, उस तत्व को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक समय में एक ही जगह रहता है। और जब वो ऐसा करता है, यूनिवर्स से जुड़ जाता है, तो वो कॉन्शियसनेस के बारे में तो जानता है, लेकिन उसके सत्य स्वरूप तक नहीं पहुंचता और वो खुद को ही कॉन्शियसनेस समझने लगता है। और जब माइंड को ये भ्रम हो जाता है कि वही कॉन्शियसनेस है, तो जितने भी भोग हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, माइंड को भोगना पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्मांड से मुक्ति का, दुखों से निवारण का एक ही रास्ता है कि माइंड को, चित्त को यूनिवर्स से हटाकर कॉन्शियसनेस की तरफ लाया जाए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स से नहीं हटाएंगे तब तक कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन को उनकी पुस्तक योग सूत्र के माध्यम से चारों पादों को, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद को मैंने अपने शिक्षणम ऐप पर बहुत गहराई से पढ़ाया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको समझाया है। तो अगर आपको योग दर्शन में इंटरेस्ट जगा है तो आप शिक्षणम ऐप पर योग दर्शन के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो जरूर ही आपकी इस विषय में रुचि है। और आपकी इस लगन के लिए मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी शेयर करता हूँ, YOG25 योग 25 का ये डिस्काउंट कोड आपको कोर्स पर 25% का डिस्काउंट भी देगा। और ये डिस्काउंट कोड मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, जो भी इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं उन्हीं को मिलने वाला है। तो ये आपके लिए शुभ अवसर है, आप योग दर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही डीप नॉलेज से भरी हुई भारतीय इतिहास की फिलॉसफी है। तो मैं शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप डिस्काउंट कोड YOG25 को लगाकर 25% का डिस्काउंट लें और इस दर्शन को पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार भी बताएं। दोस्तों और परिवार में साझा करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।